हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओशन बैंकिंग एकेडमी। ओशन बैंकिंग एकेडमी का एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहां जा करके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये लेक्चर वहां भी देख सकते हैं। यूट्यूब, फेसबुक सब जगह पे अवेलेबल है। ठीक है, तो अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर में पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जो कि बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप के ऊपर है। अगर आपको किसी तरीके की प्रॉब्लम आ रही, दिक्कत आ रही, कोई भी समस्या आ रही, कुछ भी आ रहा है, तो आप व्हाट्सएप नंबर सपोर्ट अवेलेबल है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं और हमसे बात कर सकते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक है बैंक एज ए ट्रस्टी। ठीक है, बैंक एज ए ट्रस्टी। देखिए ट्रस्टी क्या होता है, सबसे पहले ट्रस्टी समझिए, ट्रस्टी होता क्या है। जैसे मान लिया कि आप विदेश घूमने जा रहे हैं, आप यहाँ पर हैं और आपका ये दोस्त है। ठीक है, आप यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, आप जा रहे हैं यूएसए घूमने के लिए। ठीक है, आप यहाँ इंडिया में रह रहे हैं, ये इंडिया का नक्शा थोड़ा टेढ़ा बनना है, चलिए मैं अच्छा बना देता हूँ इस तरीके से। यहाँ इंडिया में आप रह रहे हैं और यहाँ यूएसए आप जाने वाले हैं घूमने के लिए, और ये आपका दोस्त है, वो भी इंडिया में ही रह रहा है। आपके पास में कुछ प्रॉपर्टी है, मतलब प्रॉपर्टी का मतलब कुछ जैसे कोई चीज है जो आपको लगता है कि हाँ, मैं मेरे जाने पर उसका नुकसान हो सकता है। आप क्या करते हैं, मान लेते हैं आप है मिस्टर एक्स और ये है मिस्टर वाई। ठीक है, मिस्टर वाई से बोलते हैं कि भाई ऐसा है कि मैं यूएसए घूमने जा रहा हूँ और जब तक मैं वापस नहीं आ जाता हूँ तब तक आप उसकी देखभाल करोगे। ठीक है, तो एज ए ट्रस्टी मतलब जिसे ट्रस्ट का मतलब क्या होता है, ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। तो भरोसे पर छोड़ करके आप किसी अपना सामान किसी के भरोसे छोड़ करके आप तभी तो जा रहे हैं। तो भरोसे में वो अगर किसी चीज को रखता है, संभाल करके रखता है और वापस आने पर आपके आपको सुरक्षित लौटा देता है, तो ये ट्रस्टी के रूप में काम करता है। इसको क्या बोलते हैं, ट्रस्टी के रूप में काम करना। ऐसे ही बैंक क्या करता है, मान लिया आपके पास में कोई वस्तु या कुछ भी कागजात है, या सोना चांदी कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, और आप बैंक के पास में शेयर्स वगैरह, कुछ भी शेयर्स वगैरह भी रखे जा सकते हैं, आप बैंक के पास में सुरक्षित रख देते हैं और आप बोल देते हैं कि फला फला पर्सन को दे देना या मुझे ही वापस दे देना। ठीक है, तो बैंक के पास ये जो चीजें सुरक्षित रखने का काम होता है, इसको बोलते हैं ट्रस्टी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बैंक एज ए ट्रस्टी। बैंक ए ट्रस्टी के रूप में काम करता है। अब देखिए, बोलता है ट्रस्टी इज अ पर्सन और फर्म दैट होल्ड्स एडमिनिस्टर्स द प्रॉपर्टी और असेट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ अ थर्ड पार्टी। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर यह कहा गया, जैसे मान लिया कि आपने कोई एसेट इनके पास रखी बैंक के पास कि भाई फला आदमी है, उसको मेरी एसेट दे दीजिएगा या इससे जो बेनिफिट मिलेगा उसको पास ऑन कर दीजिएगा। ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये थर्ड पर्सन के बेनिफिट के लिए बैंक एज ए ट्रस्टी काम करता है, बैंक एज ए ट्रस्टी काम करता है। इसे यहां पर बताया गया है पूरा। ठीक है, तो देखो क्या कहता है, ट्रस्टी आर रिक्वायर्ड टू मेक डिसीजंस इन द बेनिफिशियरीज बेस्ट इंटरेस्ट। बेस्ट इंटरेस्ट का मतलब, अगर बैंक को लगता है कि इसमें बेनिफिशियरी का फायदा होने वाला है, तो बैंक अपनी तरफ से डिसीजन ले सकता है। क्लियर है ये चीज। आगे देखो कहता है, हैव अ फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टू दैट। फिड्यूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एक भरोसे की जिम्मेदारी, मतलब एक भरोसा। भरोसा जिसको बोलते हैं कि भाई कोई काम किसी भरोसे किया जाता है, ट्रस्ट पे किया जाता है, तो उसकी बात करता है। उसके ऊपर एक भरोसे वाली ऐसी जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती कि भाई हमारे पास में ये चीज रखी गई है, मैं इसका जिम्मेदार हूं, अगर इसमें कोई लॉस हो जाए उसके उससे हमें बचाना है सामने वाली पार्टी के लिए, बेनिफिट के लिए, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आती हैं। बोलता है मीनिंग दे एक्ट एज बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द बेनिफिशियरीज टू मैनेज देयर एसेट्स। अब बोलता है if a customer keeps certain valuables or securities with the bank for the safekeeping or deposits on certain amount of money for a specific purpose, the banker besides becoming a value is also trusted। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे मान लो कोई सामान है, आप कोई सामान उठा करके आप बैंक को दे आए और बोला कि बैंक से भाई इसको आप सुरक्षित रखो, तो सुरक्षित रखेगा वो। तो बैंक इस केस में क्या बन जाता है, बैंक बैली का काम करता है। बैली और बैलर में आगे बताऊंगा क्या होता है। ये बैली के तौर पे काम करता है, मतलब जैसे एक बैलर और बैली होते हैं कि भाई बैली की जिम्मेदारी होती है कि भाई जैसे एक मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस, जो एक सामान्य आदमी किसी मतलब अपने सामान की जैसे सुरक्षा करता है, वैसे ही सामान जो है दूसरे का अगर है वैसे ही उसकी सुरक्षा करे। ठीक है, तो एज ए बैली काम करता है। अब देखो यहां पर अगला जो आपका पॉइंट आता है, बैली बैलर रिलेशनशिप, बैंक बैली एंड कस्टमर इज बैलर। कस्टमर क्या है, बैलर है। ठीक है, तो जो सामान लेकर के जाता है सामने बैंक के पास में, तो बैंक बैली कहलाता है और कस्टमर क्या कहलाता है, बैलर कहलाता है। अब देखो यहाँ पर क्या कहता है,
व्हेन ए कस्टमर डिपॉजिट सर्टेन वैल्यूएबल्स, वैल्यूएबल्स का मतलब कोई भी आपका सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, या और भी कोई हीरे जवाहरात वगैरह हो सकते हैं, ज्वेलरी वगैरह आइटम जो भी हो सकता है। कहता है बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, सिक्योरिटीज भी हो सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स भी हो सकता है विद द बैंक, बैंक के पास में आप इसको डिपॉजिट कर सकते हो, उनके पास सुरक्षित रख सकते हो, सेफ कस्टडी में बैंक अपने पास रख लेगा अपनी जिम्मेदारी पर। ठीक है। अब कहता है बैंक बिसाइड बिकमिंग, अब बोलता है बिकमिंग ट्रस्टी एज डिस्कस अर्लियर आल्सो बिकम्स वैली एंड द कस्टमर इज द वैलर। अब देखो कभी कभार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आ जाता है कि भाई अगर मान लो इस तरीके क्वेश्चन पूछ लेता है कि एक जो कस्टमर है कुछ वैल्यूएबल्स बैंक के पास रखता है तो बैंक को क्या, बैंक क्या कहलाएगा, तो वहां पर ऑप्शन डाल सकता है कि वो बैलर कहलाएगा, बैली कहलाएगा, ऐसे 4 ऑप्शन बना के दे देगा और आपसे पूछ लेगा। ठीक है, तो वहां पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कस्टमर क्या है, बैलर है, और बैंक क्या है, बैली है। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बोलता है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 द बैंक बिकम्स कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटीज ऑफ द कस्टमर एंड हेंस एज अ बैली इज लायबल फॉर लॉस कॉस्ट टू द बैलर ड्यू टू इट्स नेग्लिजेंस। देखो ध्यान दीजिए, यहां पर जैसे मैं ये बात बोलूं ना कि जैसे मान लो यहाँ पर बैंक, ठीक है, ये है बैंक और ये है मिस्टर एक्स। ठीक है, ये है मिस्टर एक्स। अब यहाँ पर है एक मिस्टर वाई, ये मिस्टर वाई है, इसने इसने इसको कुछ सामान दे दिया, कहा भाई अपने पास रखो, आज के 5 साल बाद इसको दे देना, या मैं ना रहूं, मतलब ये मिस्टर एक्स ना रहे तब वाई को दे देना। तो यहाँ पर ये जो बैंक है ना, बैंक एक एज ए बैली काम कर रहा है, यानी ये का क्या है, एक बैली है। तो ये जो बैली के रूप में जैसे यहाँ लिखा ना, ये देखिए यहाँ पर कहाँ गया, किधर गया किधर गया, ये बैलर रहा और ये बैली रहा। तो जैसे जो बैली के रूप में बैंक काम करेगा ना, तो बैंक अगर बैंक की नेग्लिजेंस, मतलब बैंक सावधानी नहीं बरत रहा, भाई उसके पास में कोई हीरे जवाहरात रखे किसी मिस्टेक्स के रखे हुए हैं, वो लापरवाही कर रहा, रात में पता चलेगी जो जाने वाले कर्मचारी लास्ट वाले लॉक ही नहीं लगाया, ऐसे चलेगा, ऐसा होता नहीं नॉर्मली। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे उनको कहीं सुरक्षित जगह पे रखना है, ऐसे खुले में रखे हुए हैं, चोरी हो गई या कोई और प्रॉब्लम हो गई, कोई उठा ले गया, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर बैंक के नेग्लिजेंस की वजह से अगर इसका मिस्टर एक्स का नुकसान होगा तो इसके लिए ये जिम्मेदार होता है। ठीक है, तो इसकी ये भरपाई कौन करेगा, बैंक करेगा, बैली करेगा। क्लियर हो गया, यही लिखा हुआ है। आगे बोलता है फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स। फाइंडर ऑफ द लॉस्ट गुड्स का मतलब पहले समझिए, जैसे मान लिया मिस्टर एक्स कहीं मेले में गया था, ठीक है, अब मिस्टर एक्स मेले में गया था, इसको एक है मिस्टर एन, ठीक है, इसके पास में गले में खूब मोटी सी चेन पहन के रखा हुआ था, ये चेन पहने हुए था और इसकी चेन वहीं पे लॉस्ट हो गई, खो गई। अब यहाँ पर उसकी अगर लॉस्ट हो गई चेन, तो अब मान लेते हैं ये चेन इसको मिल जाती है मिस्टर एन। तो यहाँ पर एन की जिम्मेदारी है कि जो भाई उसको तो मिला है ना, तो फाइंडर ऑफ गुड्स है, ये लॉस्ट इसके इससे लॉस्ट हुआ है, खो गया, तो इसकी जिम्मेदारी बनती है कि इसका सामान वापस लौटा दे, और जैसे जब तक ये नहीं मिलता है ढूंढे, तब तक जो इसकी चेन है इसको सुरक्षित रखे, जैसे कि अपने सामान को रखता है। अगर लॉक करके अपने सामान को रखता है तो लॉक करके रखेगा, मतलब खुले में तो कोई नहीं रखेगा हीरे जवाहरात। तो इस तरीके से जैसे एक यहाँ पर एक टर्म बोला जाता है मैन ऑफ ऑर्डनरी प्रूडेंस, का मतलब होता है कि जैसे एक सामान्य आदमी चालाकी चतुराई लगा करके दिमाग लगा करके अपने सामान को सुरक्षित रखता है, वैसे ही सुरक्षित रखना है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं एक और केस बताता हूं इंटरेस्टिंग थोड़ा सा। मान लेते हैं यहाँ चेन नहीं थी, ठीक है, चेन नहीं थी, यहां पर थी एक गाय, काऊ, ठीक है, काऊ अगर है, अब ये काऊ मान लेते खो जाती है यहाँ पर, और वो काऊ बच्चा देने वाली थी, अब काऊ इससे खो गई, लेकिन जब एन को मिली है 2-3-4 महीने इसको ढूंढ नहीं पाए मिस्टर एक्स को, अब जो मिली है एन के पास में जब तक गाय थी, तो गाय ने क्या दे दिया, बछड़ा दे दिया, काफ दे दिया। ठीक है, इसके पास में एक बछड़ा हो गया, यानी अब एक काऊ है और एक बछड़ा है, 2 हो गए। तो यहाँ पर जो है जो इसने जो लॉस्ट किया था गुड्स को, गुड्स एक्चुअली गुड्स नहीं है, ये तो एक तरीके का लाइव स्टॉक कहते हैं, क्योंकि सब्जी है भाई वो, ठीक है, गुड्स कहना थोड़ा अटपटा लगेगा। तो अभी जो गाय मिली था, जो बछड़ा का हक बनता है मिस्टर एक्स का, ये एन नहीं कह सकता भाई बछड़ा मेरा है, ठीक है, तो यहाँ इसको बछड़े के साथ इसको गाय को लौटाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें समझ में आई। तो बोलता है जो सेक्शन 71 बोलता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, बोलता है शुड रिटर्न एनी इंक्रीज इन द गुड्स और एनिमल्स टू ट्रू ऑनर। समझ गए ना, ये चीज ये लिखी हुई थी कि भाई अगर कोई इंक्रीमेंट होता है तो वो इंक्रीमेंट लौटाना है आपको, ऐसा नहीं कि आप रख लो कहते ये मेरा, ऐसा नहीं चलता। ठीक है, तो
ये सारी बातें यहाँ पर क्यों बताया गया है, क्योंकि यहाँ पर बैलर और बैली का जो रिलेशनशिप समझा रहे हैं, तो वहां पर इनको इसलिए बताया गया कि भाई अगर मान लो कोई इस तरीके की चीज है जिसमें इंक्रीमेंट होता है, तो इंक्रीमेंट भी उसी का होता है जिसने आपको प्रॉपर्टी दी थी एज ए बैलर। क्लियर हो गया। आगे देखो यहाँ पर कहता है कि अंडर सेक्शन 164 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट द फाइंडर हैज टू टेक केयर ऑफ गुड्स एज ए ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन। दीज एग्जांपल्स ऑफ बैली एंड बैलर रिलेशनशिप। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज कमेंट करके बताइए कि आपको समझ नहीं आया है। अगर समझ आया है तो भी बताइएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर भी करिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट। कहता है एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप, बैंक इज एजेंट एंड कस्टमर इज प्रिंसिपल। देखो एजेंट, और ध्यान दीजिएगा मैं थोड़ा पहले समझा देता हूं फिर देखिए इसको। देखिए एजेंट कौन होता है, पहले मैं प्रिंसिपल लिखता हूं। देखिए यहां पर आपके पास में ये है प्रिंसिपल और ये एजेंट। ठीक है, और बीच में कौन है, ये बैंक की बात कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे प्रिंसिपल। देखिए यहां पर मैं लिखता हूं प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल कौन यहाँ पर है, यहाँ पर है कस्टमर है प्रिंसिपल। ठीक है, कस्टमर, और जो तुम्हारा एजेंट है, एजेंट क्या है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, एजेंट और प्रिंसिपल का यहाँ पर रिलेशनशिप जो समझाया है ना, बहुत कमाल का है। क्यों, देखिए बैंक, अब कस्टमर क्या करता है, कस्टमर ने भाई, कस्टमर के पास पैसे पड़े हैं, कस्टमर कहता है कि मुझे नहीं पता कि पैसे कहाँ लगाने हैं, मुझे आइडिया नहीं है, आपके पास एक्सपर्ट है, आप एक काम करो, ये पैसे पकड़ो, और आपको लगता है कि जहां पर मेरा ज्यादा फायदा होने वाला वहां पर आप इन्वेस्ट करा दो। ठीक, तो बैंक ये काम करता है। तो बैंक के पास एक्सपर्ट होते हैं भाई, वो फटाफट जो है अपना उस पर रिसर्च चालू करवा देता है, और जहां उसके पैसे, ये जैसे ये इंस्ट्रक्शन देता है कि मेरा 2 लाख रुपए लगा देना, मेरे 10 लाख है, 10 लाख में से 2 लाख लगा देना, 2 लाख लगा देना, 4 लाख आप इन्वेस्ट कर दो, 3 लाख इन्वेस्ट कर दो। तो ये क्या करता है, एक तरीके से ऑर्डर दे रहा है या इंस्ट्रक्शन दे रहा है, सजेशन दे रहा है आपको क्या करना है। तो इसके इशारों पर बैंक काम कर रहा है। इसीलिए यहाँ पर बैंक जो होता है वो क्या कहलाता है, एजेंट कहलाता है, और आपका जो कस्टमर होता है उसको प्रिंसिपल बोला जाता है। और इनके बीच में एक प्रिंसिपल एजेंट का भी रिलेशन होता है अगर इस तरीके के ट्रांजेक्शन होते हैं जहां पर कस्टमर उसको कुछ सजेशन, ऑर्डर कुछ भी दे रहा है, उसके अकॉर्डिंगली बैंक काम कर रहा है, तो इसे क्या कहा जाएगा, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप कहा जाता है। देखो बोलता है, जो तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 बोलता है, प्रिंसिपल इज ए पर्सन हु डेलीगेट्स अथॉरिटी टू अनदर पर्सन नेमली द एजेंट। तो यहाँ पर इसको ऑथोराइज कर देता है ना। ऑथोराइज का क्या मतलब है कि वो पैसे उसको दे दिए, उसको ऑथोराइज कर दिया, बता दिया कि भैया पैसा यहाँ लगाना, आपको पैसा वहां लगाएगा, बस सजेशन इंस्ट्रक्शंस का इंतजार करेगा बैंक, आप जब बोलोगे तब मैं लगा दूंगा। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखो बोलता है, एमंग एंसिलरी सर्विसेज रेंडर्ड बाय द बैंक आर रेमिटेंस, कलेक्शन ऑफ द चेक्स, पे रेगुलरली, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, टेलीफोन बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब फीस ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर। देखो ये सारे काम बैंक करता है। जैसे मान लिया आपको, आप बहुत बिजी पर्सन, आप कहते हो भाई मैं रात रात में 10 बजे लौटता हूँ, 11 बजे लौटता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आता, इंश्योरेंस प्रीमियम भरना रहता है, टेलीफोन बिल चुकाना रहता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाना रहता है, क्लब की फीस, जिम की फीस, फला फला इतने सारे काम। तो आप फ्रस्ट्रेट होने से पहले आप बैंक को पकड़ लीजिए, बैंक के पास जाइए, बैंक से बोलिए साहब मेरा ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, ये टेलीफोन का बिल है, यहाँ इंश्योरेंस जाता है, यहाँ मेरी इंस्टॉलमेंट जाती है, सारा आप डेटा उसको दे दीजिए, खाते में आपके पैसे पड़े, टाइम भी आपको पे करता रहेगा। तो यहाँ पर ये सारे काम बैंक करता है, लेकिन क्या बैंक फ्री में करेगा, ना 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 ना, बैंक फ्री में नहीं करता, बदले में पैसे लेता है। ठीक है, समझ आई बात। चलिए अब देखिए इसके बाद में कहता है, इन दीज केसेस बैंक एक्ट एज एन एजेंट। कहता है ऐसे केसेस में बैंक को क्या बोलते हैं, एजेंट कहते हैं। ठीक है, बैंक को क्या कहेंगे, एजेंट कहते हैं। और प्रिंसिपल कौन है, कस्टमर, क्योंकि कस्टमर ही उसको इंस्ट्रक्ट करता है, सजेशन देता है, साथ में अथॉरिटी भी दे देता है। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर कोई प्रिंसिपल है, अब इसको अथॉरिटी नहीं दी गई, कोई एजेंट है बंदा, उसके पास पावर ही नहीं कुछ करने की, तो क्या कर लेगा, उसको सजेशन देना है, साथ में उसको पावर भी देना है कि भाई अथॉरिटी भी देनी कि तुम ये काम कर सकते हो। जैसे मैं बोलूं यहाँ पर अगर इसके पास में कोई पावर नहीं है, और यहाँ पर ये प्रिंसिपल बन के बैठा हुआ कस्टमर, इसके पास में इसके पास पावर ही नहीं कि वो यूज कर सके, तो कैसे कर लेगा, नहीं कर सकता ना। ओके, यहाँ पर है लेसर एंड लेसी। लेसर एंड लेसी क्या होता है, देखिए मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ पहले।
एक देखिए, अभी बैंक को थोड़ी थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए भूल जाइएगा कि बैंक और कस्टमर का रिलेशनशिप, पहले लेसर और लेसी का रिलेशन समझिएगा। देखिए जैसे मान लिया आप हैं और आपको, आप मान लिया एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, ये बड़ी सी इंडस्ट्री लगी है, ठीक है, बड़ी सी इंडस्ट्री लगी हुई है। अब इस इंडस्ट्री में एक आपको मशीन लगाना है, एक मशीन लगाना है, और ये मशीन बड़ी महंगी भाई, मान लेते हैं मशीन जो 10 करोड़ रुपए की, 10 करोड़ रुपए की मशीन है, और इससे आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, इसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। तो आप जो है क्या करेंगे, आप अप्रोच कर सकते हैं किसी पार्टी को, और वो पार्टी क्या करेगी, जैसे मान लेता हूं कि एक पार्टी यहाँ पर है, इसका नाम है मिस्टर सोहन, ठीक है, ये मिस्टर सोहन है, ये पार्टी है, और इसके पास में ढेर सारी मशीन्स हैं, और ये मशीन्स को क्या करता है, सेल आउट करता है, ठीक है। अब ये सेल आउट करेगा, लेकिन सेल आउट जानते हो, सेल आउट किसी के पास पैसे नहीं है, जो पैसे नहीं है, तो पैसे अगर नहीं है तो इस केस में क्या कर सकता है, ये इसको पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो इसके पास एक ही ऑप्शन, ऑप्शन तो कई सारे, लोन भी ले सकता है, लीज लीज पर भी ले सकता है। एक ऑप्शन इसमें ये भी होता है कि भाई अगर पैसे नहीं तो आप किराए पर ले लो, किराए का मतलब लीज पर ले लो, लेकिन किराया और लीज में थोड़ा फर्क होता है। फर्क क्या होता है, लीज एग्रीमेंट साइन कराया जाता है लंबे टाइम के लिए। जैसे मैं बोलूं कि आपके पास एक घर है, अब घर घर छोड़िए, दुकान है, आपके पास में दुकान है, आप उस बिल्डिंग के ऑनर हो, और आपने किसी को उसको किराए पे दे दिया। अब मान लेते हैं उसने मेडिकल वहां पे खोल दिया, अब मेडिकल उसका चलने लगा, तो आपके दिमाग में कीड़ा काटना ही शुरू हो जाएगा, यार काश मैं मेडिकल इसमें खोल देता तो मेरा धंधा उतना ही तेजी से चलने लगेगा, ऐसा दिमाग में आने लगता है। तो ऐसा जब दिमाग में आने लगता है ना, पता चले बेचारा 2-3 साल धंधा जमा पाया था, तब तक आपने बोल दिया कि भैया ऐसा खाली करो, मुझे जरूरत है, मेरे बेटे को जरूरत, मेरा बेटा फालतू बैठा हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, सामने वाली जो पार्टी होती है तो मना कर नहीं पाएगी, भाई उनके पास में ऐसा कोई एग्रीमेंट तो है नहीं, उनको खाली करना पड़ता है। तो यहाँ पर लीज काम करता है। अगर मान लो वो आपसे लीज साइन करा ले और बोले कि भाई 10 साल तक मैं खाली नहीं करूंगा, ये लीज एग्रीमेंट में साइन रहेगा, पूरा प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट रहेगा, तो आप 10 साल से पहले खाली नहीं करा पाएंगे, आप हो सकता है आपका दिमाग तब तक चेंज हो जाए, ठीक है। ऐसा होता है नॉर्मली, या हो सकता है आप कहीं रेंट पे लो, हो सकता है आपके साथ ऐसा हो जाए, तो ये नॉर्मली होता है। लीज में ऐसा नहीं होता भाई, लीज में एक बार एग्रीमेंट साइन कर लिया और वो एक सर्टेन टाइम तक चलता रहता है, और वो लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, वहां पर आपसे वापस ऐसे नहीं ले सकता है। वापस तभी लेगा जैसे मान लिया आप रेंट नहीं दे पा रहे हैं, उसका किराया नहीं दे पा रहे हैं, जो लीज रेंट होता है वो रेंट नहीं दे पा रहे हैं, तो वापस ले ही लेगा, जाहिर सी बात है, लेकिन जबरदस्ती अपनी तरफ से खाली नहीं करा सकता। ऐसे जब मशीन होती है ना, मशीन अगर किसी से ली गई है लीज पर, तो इसका जो रेंट होता है हर साल इसको जाता रहता है, यानी पूरी जो कॉस्ट होती है इसको नहीं देनी पड़ती, पूरे पैसे नहीं देने पड़ते हैं, बल्कि उसका जो मशीन का जो रेंट होता है, जिससे जो लीज पर अगर मशीन लिया है तो लीज रेंट उसको जाता रहता है, और ये मशीन आप तब तक यूज करते हो जिस दिन की लीज देती है, ठीक है। एक तो ये केस हो जाता है, एक केस यहाँ पर ये भी हो जाता है। चलिए अब मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, उसके बाद में समझाऊंगा तो थोड़ा क्लैरिटी और आएगी। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हो, सेक्शन 105 ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विद लीज, लेसर और लेसी। देखो यहाँ पर मतलब दो पार्टी होती है, एक लेसर और एक लेसी। जो आपका जो लेसर वो होता है बंदा जो लीज देता है, ध्यान से सुनिएगा मैंने क्या कहा, मैंने कहा जो लीज पर सामान दे रहा है, यानी कोई मशीन दे रहा है, कोई बिल्डिंग दे रहा है, कोई और कोई एसेट दे रहा है, तो वो क्या कहलाता है, लेसर कहलाता है। जो लीज लेता है, यानी जिसके पास मशीन आ रही है, बिल्डिंग आ रही है, कोई एसेट आ रही है, तो वो क्या कहलाता है, वो लेसी कहलाता है। रेंट हमेशा लेसी पे करता है। क्लियर हो गया, चलिए ठीक है। आगे देखिए कहता है, बैंक प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स, बैंक प्रोवाइड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। देखिए रेंट की बात आ गई, अब रेंट जिसे, अब बैंक के पास क्या होता है भाई, बैंक के पास में एक लॉकर होता है ना, एक छोटी सी जगह होती है जहां पर उसमें लॉक डाल दोगे, आप बंद कर दोगे अपना सामान रख करके, तो वो रेंट पर ही तो है, उसका बदले में रेंट आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर बैंक क्या प्रोवाइड करता है, आपको डिपॉजिट लॉकर देता था टू कस्टमर्स, यूज ऑन लीज बेसिस, ठीक है, लीज बेसिस, इसका किराया लेता है। रिलेशनशिप हियर इज दैट इज लेसर एंड लेसी, बोलता है, और लाइसेंसर और लाइसेंसी, इसको लाइसेंसर लाइसेंसी नाम से भी जाना जाता है। आगे बोलता है, बैंक शैल नॉट लायबल फॉर एनी डैमेज एंड लॉस कंटेन्स द लॉकर अराइजिंग
नेचुरल कैलेमिटीज और एक्ट ऑफ गॉड लाइक अर्थक्वेक, फ्लड्स, बोलता है लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और एनी एक्ट अट्रिब्यूटेबल टू सोल फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑफ कस्टमर। कहता है कि भाई साहब देखो, लॉकर मैं तो तुमको दे रहा हूं, लेकिन मान लो अगर कहीं एकदम से भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तबाही, सुनामी, कुछ भी, बिजली गिर गई, कुछ भी होगा बिल्डिंग के ऊपर, भाई जिम्मेदारी मेरी नहीं, जिम्मेदारी इसकी तो मैं बिल्कुल नहीं लूंगा। यानी जो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कोई तुम्हारा नुकसान होगा या तुम्हारी वजह से तुम्हारा नुकसान हो रहा, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, ये बैंक बोलता है। बैंक कब जिम्मेदार होगा? बैंक अगर मान लो कि बैंक, भाई जब बैंक उसके लिए नुकसान के लिए जिम्मेदार तभी होगा ना जब बैंक की लापरवाही से हुआ होगा। तो बैंक अगर लापरवाही करेगा तो बैंक भुगतेगा। तो देखो क्या कहेगा, कहता है बैंक शैल एक्सरसाइज अप्रोप्रिएट केयर फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द देयर लॉकर सिस्टम्स एंड प्रीमाइसेस। इट हैज रिस्पांसिबिलिटी टू इंश्योर दैट incidents like fire, theft, burglary, robbery, डकैती, building collapse do not occur in the bank's premises due to own shortcomings, negligence and by any act of omission or commission। भाई देखो, ना तो बैंक की गलती होनी चाहिए, ना बैंक के एम्प्लॉय की गलती होनी चाहिए। अगर इन लोगों ने गलती करी है या इनकी गलती की वजह से रॉबरी हो गई, डकैती पड़ गई, बिल्डिंग कोलैप्स हो गई, इनकी गलती से हुआ है, तो भाई बैंक को भुगतना पड़ेगा। यानी बैंक जिम्मेदार हो जाता है, होल सोल रिस्पॉन्सिबल हो जाता है इसके लिए। क्लियर है ये सारी चीजें? पहले हमने क्या बताया? पहला हमने बताया जो बैंक के पास में लॉकर है, बदले में रेंट लेगा। आप जाइए, आप सोना लॉकर में रख दीजिए, आप चाबी ले लीजिए, चले ये घर पे। आपका बैंक में लॉकर में सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, डॉक्यूमेंट सब सुरक्षित रखा हुआ वहां पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई चोरी चपारी का डर नहीं है। लेकिन मान लो अगर ये अर्थक्वेक, यानी कह लो कि नेचुरल कैलेमिटी, यानी कि नेचुरल आफत आ गई, मतलब प्राकृतिक आपदा आ गई, ऐसे केस में बैंक जिम्मेदार नहीं होगा। और तुम्हारी अगर गलती है, यानी कस्टमर की गलती है, तो भी बैंक जिम्मेदार नहीं है। बैंक जिम्मेदार कब होगा? जब उसकी गलती यानी उसकी वजह से उसके प्रीमाइसेस में या कोई बिल्डिंग रॉबरी, डकैती या एम्प्लॉय कोई फ्रॉड कर दे तो उसके भी जिम्मेदार होगा, अदरवाइज बैंक जिम्मेदार नहीं। ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें? आगे देखिए, बोलता है इन इंस्टांसेस वेयर द लॉस ऑफ कंटेंट्स ऑफ द लॉकर ड्यू टू सच इंसिडेंट्स अट्रिब्यूटेबल टू फ्रॉड कमिटेड बाय एम्प्लॉय। कहता है कि वहां के एम्प्लॉय के द्वारा भाई अगर गड़बड़ कर दी गई तो बोलता है बैंक्स लायबिलिटी शैल बी फॉर द अमाउंट इक्विवेलेंट टू 100 टाइम्स। सुनिएगा, जो लॉकर का किराया ले रहे थे ना, उसका 100 गुना उनको पेमेंट करना पड़ेगा, इतनी पेनल्टी लग जाएगी उनके ऊपर। ठीक है, प्रिवेलिंग द एनुअल एंड ऑफ द सेफ डिपॉजिट लॉकर, उनको इतनी अमाउंट की पेनल्टी लग जाएगी अगर उन्होंने, सुनो भाई साहब, अगर मान लो उन्होंने 100 रुपए रेंट है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 100 टाइम्स से, यानी 100 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना उनको पेमेंट करना पड़ेगा? 4 जीरो लगा दो, 1 के आगे 4 जीरो, ये देखो 10,000। समझिए आप कितना ज्यादा भारी भरकम पड़ जाएगा। ठीक है, ये किसकी लापरवाही नहीं होनी चाहिए? बैंक के एम्प्लॉय की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। यानी अगर कोई धोखाधड़ी, फ्रॉड, कमिट कुछ भी, बैंक की लाइबिलिटी वहां पर बनती थी कि उसको रोकना, रोकने की जिम्मेदारी थी, बैंक ने नहीं रोका, बैंक की लापरवाही की वजह से सारा नुकसान हो गया, तो आपको यानी बैंक को 100 टाइम्स जो लॉकर रेंट है उसका 100 टाइम्स आपको पे करना पड़ेगा। किसको? कस्टमर को। राइट, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अब देखो यहां पर एक पॉइंट आता है, बहुत प्यारा सा पॉइंट है, इंडेमनीफायर और इंडेमनीफाइड। अब देखो बोलता है बैंक क्या है? इंडेमनीफाइड है, और या इसको इंडेमनी होल्डर भी बोलते हैं, और कस्टमर क्या होता है? इंडेमनीफायर। ठीक है, अब यहां पर पहले समझिएगा बात को। मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसमें नीचे भी दे रखा है, मैं चलो यहीं से करा देता हूं, आपको इजीली समझ आ जाएगा, नहीं आएगा तो आप बताइए कमेंट में। बोलता है कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर पार्टी। कहता है अदर फ्रॉम द लॉस कॉज टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रोमिसर हिमसेल्फ और कंडक्ट ऑफ एनी अदर पर्सन इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमिनिटी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1870। समझ नहीं आया? टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं अभी समझा रहा हूँ, सारा समझ आ जाएगा, पहले पढ़ लेते हैं। In banking, such relationship occurs in a transaction of the issue of duplicate demand draft, fixed deposit receipts. In these cases, the person availing the facility will compensate the other for any loss arising from the wrong or excess payment. अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम्पल बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है,
इसको आप देखेंगे ना बिल्कुल क्लियर हो जाएगा दिमाग में क्या था ये। देखिए यहाँ पर मानते हैं कि एक जो कस्टमर है वो राहुल उसका नाम है, और उसने एक डीडी लिया है। किससे लिया है? 50,000 का इश्यू करवाया है बैंक से। यहाँ तक की बात क्लियर होगी। बैंक से राहुल ने क्या किया, एक डीडी जो है लिया है, इश्यू करवाया है बैंक से। अब कुछ दिन बाद राहुल जो है बैंक के पास जाता है और कहता है कि भाई मेरा डीडी खो गया, माई डीडी लॉस। ठीक है, उसका डीडी खो गया, प्लीज इशू डुप्लीकेट डीडी। अब ध्यान से सुनिएगा, एक डीडी खो गया, पता नहीं किसके पास, भगवान जाने किसके पास चला गया होगा वो। अब वो पता नहीं कब आकर के बैंक से वो क्या करेगा, पैसे ले लेगा। तो कहता है कि मेरे को डुप्लीकेट डीडी दे दो, दूसरा डीडी आप दे दो। ठीक, तो बैंक क्या करेगा ना, ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि वो जो पहले वाला डीडी था वो कोई दूसरा बंदा आकर के पैसे लेकर के चला गया, इधर राहुल भाई पैसे इधर डीडी लेकर के गए, वही पैसे ले लेंगे, तो बैंक को डबल पेमेंट करना पड़ जाएगा। अब ये डबल पेमेंट का जिम्मेदार कौन होगा? बैंक की तो गलती थी नहीं, राहुल की वजह से भाई ये डीडी में दिक्कत आई थी, डीडी इन्होंने खोया ना, बैंक ने थोड़ी खोया था। तो ऐसे केस में कहता है भैया एक काम करो, मैं डुप्लीकेट डीडी तो दे दूंगी, लेकिन आपको इंडेमनीफाई करना पड़ेगा मुझे। अगर कोई लॉस हो गया गलती से, अगर किसी ने वो पहले वाला ओरिजिनल डीडी किसी ने पकड़ा दिया और पैसे लेके चला गया, तो आप जिम्मेदार होगे। तो यहाँ पर जो राहुल होता है, राहुल बन जाता है इंडेमनीफायर, और जो बैंक होती है वो इंडेमनीफाइड बन जाती है। और यही तुम्हारा यहाँ पर ये पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए, नाउ द बैंक फेसेस द रिस्क समवन फाइंड द ओरिजिनल डीडी in कैशेस इट, कहता है एंड द बैंक आल्सो इश्यूज एंड पेज द डुप्लीकेट डीडी, एंड बोलता है बैंक में सफर द फाइनेंशियल लॉस ड्यू टू डबल पेमेंट। ठीक है, डबल पेमेंट समझ में आया ये चीज। अब कहता है डियर फॉर बैंक आस्क राहुल टू साइन इंडेमनिटी बॉन्ड। तो यहाँ पर इंडेमनिटी बॉन्ड भरवा दिया जाता है राहुल से कि भाई ऐसा करो, एक बॉन्ड भर के हमें दे दो, अगर मान लो कोई धोखाधड़ी की वजह से हमारी तरफ से कोई बैंक की तरफ से कोई पेमेंट चला जाएगा तो इसके जिम्मेदार आप हो। क्लियर हो गया? तो देखो यहाँ पर क्या है, हु इज इंडेमनीफायर एंड हु इज इंडेमनीफाइड। तो यहाँ पर क्या है, राहुल आपका इंडेमनीफायर है, बैंक क्या है, इंडेमनीफाइड है। क्लियर हो गया सारी चीजें। आगे चलते हैं, यहाँ पर बोलता है डिफरेंट डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। देखो अब यहाँ पर डिपॉजिट्स की बात करेगा और प्रोडक्ट और सर्विसेज की बात करने वाला है। देखिए अभी तक आप लोग बैंक में जाते हैं ना, आप तो बैंक के एम्प्लॉई होंगे बहुत सारे लोग, हालांकि बैंक में कस्टमर्स आते हैं तो देखते होंगे ना किस किस तरीके का आपको तो प्रोडक्ट की सारी नॉलेज होती है। मैं तो जानता हूँ कि भाई आप ज्ञानी लोग हैं। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्ञानी हो जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, डिपॉजिट जो प्रोडक्ट्स होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं, किस किस तरीके के होते हैं, उनकी सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। तो बोलता है डिपॉजिट प्रोडक्ट्स कंसिस्ट वाइड वैरायटी ऑफ फाइनेंस, मतलब एक नहीं कई तरीके के होते हैं। वेयर बाई क्लाइंट्स डिलीवर डिपॉजिट फंड्स इन कैश डिजिटली, पैसा जमा भी करता है वो, कैश भी लाता है, डिजिटली भी जमा करता है विद फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड मे अर्न फाइनेंशियल रिटर्न डिपेंडिंग ऑन द डिपॉजिट टाइप एंड डेट। आप कितने टाइम के लिए पैसा जमा कर रहे हैं, आप जो जमा कर रहे हैं वो टाइम डिपॉजिट है, करंट डिपॉजिट है, सेविंग डिपॉजिट, कौन सा डिपॉजिट है भाई? जैसा डिपॉजिट होगा वैसे तो रिटर्न मिलेगा। अब जैसे आपका करंट अकाउंट खुलवा लिया, आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि भाई हमको अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, कहाँ से मिलेगा भाई? करंट अकाउंट में कहीं अच्छा इंटरेस्ट मिलता है क्या? नहीं मिलता है ना, क्योंकि बार बार पैसे निकालना, बार बार पैसे डालना, यही चलता रहता है। तो बैंक के पास मौका ही नहीं मिलता कि जा करके कहीं जमा करके आए या इन्वेस्ट करके कहीं पैसा लगाए। आप तो आज गए कल खड़े हो गए, पहुंच गए वहां निकालने, तो भाई बैंक को भी तो टाइम चाहिए ना सर्टेन पीरियड के लिए। बैंक तभी ज्यादा इंटरेस्ट देता है जब उसके पास में आप एक फिक्स टाइम के लिए फंड छोड़ करके आते हो। आप कहते हो मेरा भाई कहते हो कि मैं 6 साल के लिए एफडी करा रहा हूँ, भाई 6 साल आप मांग रहे तो नहीं आओगे ना। एक्सेप्शनल केसेस जहाँ कुछ लोग पहुंच जाते हैं उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 6 साल अब बैंक जो है फ्री है पैसा लगाने के लिए, वो कहीं भी इन्वेस्ट करेंगे जहां ज्यादा रिटर्न मिलेगा। ऐसे केस में इंटरेस्ट ज्यादा कमाएगा तो ज्यादा देगा, जब कमाएगा ही नहीं तो देगा कहां से ज्यादा। क्लियर है ना? यहाँ पर वही सब चीजें बात कही गई है। देखो यहाँ पर क्या कहता है, टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, कहता है नॉर्मली क्लासिफाइड एज द डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। कहता है यहाँ पर जो डिपॉजिट्स हैं हमने उनको नॉर्मली क्लासिफाई किया गया है दो तरह। पहला कौन? डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट का मतलब आज हम गए मुंह उठा करके हमने कहा भैया हेलो मेरे पैसे जो जमा किए तो लाओ मेरे से, मैंने विड्रॉल स्लिप भरी पहुंच गया लेकर, लियो भाई पैसे निकालो, पैसे मांग लिए। ये होता है पेबल ऑन डिमांड। ये तो चलो ठीक है, मैं वहां ब्रांच जाके मांगा, क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूँ? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, ऑफकोर्स कर सकता हूँ। आज भाई इतना एडवांस जमाना है, हर जगह तो यूपीआई है,
RTGS है, MPS है, 50 तरीके करने के, कैसे भी कर सकता हूँ, नेट बैंकिंग है। अगर टाइम डिपॉजिट है, यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप क्या करते हो, पैसा ले जा करके दे देते हो, बोल देते हो भैया ऐसा है, आप पैसा एक सर्टेन पीरियड के लिए जमा करो, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्सपायरी पीरियड होता है ना, उसके बाद ही भी आप मांगोगे। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, पेबल ऑन डिमांड। यहाँ पर जो पेबल ऑन डिमांड होते हैं, इसमें इंटरेस्ट कम होता है। क्यों कम होता है, ये टाइम डिपॉजिट के मतलब कंपेरिजन में बोल रहे हैं कि भाई टाइम डिपॉजिट, जो टर्म डिपॉजिट FD वगैरह होता है, उससे उसकी तुलना में यहाँ पे इंटरेस्ट कम होता है। और जो करंट अकाउंट होता है, वहां पर तो इंटरेस्ट होता ही नहीं। इट इंक्लूड्स करंट सेविंग, ओवर ड्यू डिपॉजिट्स और अनक्लेम डिपॉजिट्स। देखो ओवर ड्यू डिपॉजिट्स, यहाँ पर एक टर्म आया है, इसको समझ लीजिए। ओवर ड्यू डिपॉजिट होता क्या है या अनक्लेम डिपॉजिट होता क्या है। ओवर ड्यू डिपॉजिट, ओवर ड्यू डिपॉजिट जैसे मान लिया आपके पास में कोई पैसा पड़ा था, आपने कराई थी यहाँ पर 2 ईयर की FD, 3 ईयर की FD मान लेते, 3 ईयर थोड़ी, 5 ईयर की सीधा लेते, 5 ईयर की FD कराई थी आपने, ये 5 साल की आपने FD कराई, और यहाँ पर आपने 1 लाख रुपए जमा किया, ठीक है? और वो 5 साल के बाद हो गया मेच्योर, आप लेने नहीं गए और ये ड्यू हो गया, यानी बैंक को अभी क्या करना था, उसको पे करना चाहिए था, लेकिन आप गए ही नहीं लेने के लिए, इसलिए बैंक के पास पैसा पड़ा हुआ है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि 6% FD का रेट चल रहा था। अब बैंक के पास में ये मेच्योरिटी के बाद ही पैसा आ गया ना, तो इसको बोलते हैं ओवर ड्यू डिपॉजिट, ठीक है। अब इसके ऊपर 6% बैंक थोड़ी ब्याज देगा, क्योंकि ये FD के तौर पे तो है नहीं। अगर आपने इस तरीके की FD कराई होती कि वहां पर बैंक को परमिट होता कि भाई FD मेच्योर हो जाएगी और इंटरेस्ट और साथ में जो पैसा रिलीज होगा ऑन मेच्योरिटी डेट को वापस इसको FD में डाल देना है 5 साल के 10 साल के लिए, तो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं है, आपका अमाउंट यहाँ पर रिलीज हो चुका है। अब अमाउंट जब रिलीज हो जाता है ना, तो यहाँ पर किस दिन आप खड़े हो जाओ, किस दिन आप आ जाओ पैसा लेने के लिए, तो यहाँ पर जो पैसा होता है इसको बोलते हैं ओवर ड्यू डिपॉजिट, ठीक। क्लियर हो गया। अब यहीं पर अनक्लेम डिपॉजिट भी सीख लीजिए। अब मान लेते हैं कोई बूढ़ा आदमी था जिसके परिवार में कोई था ही नहीं, और वो क्या किया भाई साहब, मान लो परिवार में होगा, दूर दराज के लोग होंगे रिश्तेदार, और वो डिपॉजिट कराया था 6 साल के लिए या 5 साल के लिए, और 5 साल बाद तो निपट गया, वो रहा ही नहीं, चला गया। अब ऐसे केस में वो जो पैसा है वो तो भाई लावारिस हो गया, अब यहाँ पर पड़ा हुआ है, मांगने ही कोई नहीं आ रहा है, कोई क्लेम करने ही नहीं आ रहा है, तो ये कहलाता है अनक्लेम डिपॉजिट, ठीक है। यहाँ पैसा बैंक के पास पड़ा रहता है, 10 साल होने के बाद में ये बैंक जो होता है, इन्वेस्टर एंड प्रोटेक्शन जो फंड बनाया जाता है, वहां पर पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है। और वहां पर भी एक लिमिट होती है कि भाई अगर फिर भी कोई आ जाता है, उसके यहाँ पर जो फंड होता है उसमें RBI के रेगुलेशन जो बनाए गए, उसके RBI के रेगुलेशन के तहत ये फंड जो है पैसा ट्रांसफर कर दिया जाता है वहां पर इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में। अब वहां भी ट्रांसफर कर दिया था, फिर भी अगर मान लो एक सर्टन पीरियड के बाद में भी अगर बंदा कोई ऐसा आ जाता है जो उस वृद्ध जो व्यक्ति है उसका कोई रिलेटिव है, और अपनी रिलेटिव या जान पहचान बैंक को प्रूव कर देता है कि भाई मैं उनका रिश्तेदार हूँ, मुझे पैसा मिलना चाहिए, तो बैंक को अगर लगता है कि जेन्युइन पर्सन है, तो बैंक उसको पेमेंट फिर भी दे देता है। क्लियर हो गई ये सारी चीजें, चलिए। अच्छा यहाँ पर अब इस वाले इधर वाले में आ जाइए, बोलता है रिपेड आफ्टर टाइम डिपॉजिट, बोलता है रिपेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ द डिपॉजिट पीरियड, जितने दिन के लिए आपने कराया था ना, उतने दिन बाद आपको पेमेंट मिलेगा। हाई इंटरेस्ट रेट्स हो रहते हैं यहाँ पर, विच वरी अकॉर्डिंग द पीरियड, ठीक है। जितना लंबा आप टाइम खींचोगे ना, उतना अच्छा रेट आप इंटरेस्ट मिलेगा, जितना लंबा पीरियड खींचोगे। टाइम डिपॉजिट्स आर, बोलता है फॉर अ पीरियड रेंजिंग फ्रॉम 7 days to 120 month पीरियड विद और विदाउट रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स। रीइन्वेस्टमेंट प्लान्स का मतलब होता है, जैसे मान लिया 120 डेज का, 120 मंथ्स का यहाँ पर था, ठीक है, 120 मंथ्स का यहाँ पर था। अब 120 मंथ्स का अगर प्लान यहाँ पर था, और 120 मंथ्स जो यहाँ पर जो होते हैं ना, तो मान लो अगर उनका 3 महीने बाद अगर वहां पर ब्याज देना होता, तो रीइन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि 3 महीने बाद जो ब्याज रहेगा ना, तो ब्याज वापस इसी में, मान लेते हैं अगर 10,000 डिपॉजिट किया है, और 3 महीने का जो ब्याज बना वो हमारा 300 रुपए बना, तो ये 10,000 में 3 महीने का ब्याज आपको न दे करके इसी में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगर आप उस पैसे को नहीं लेते हैं, तो अगले 3 महीने का जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितने पे लगेगा, यहाँ पर लगेगा 10,300 पर, जो प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से होता है, यानी जो इंटरेस्ट का पैसा आता है वो री इन्वेस्ट करती रहती है बैंक, उसको लगाती रहती है। जो उनका पेमेंट साइकिल होता है, अगर 6 महीने का होगा तो 6 महीने पे देखेंगे लोग,
साल भर का होगा तो साल बाद देखेंगे, ठीक है, यानी जितने महीने का होगा उतने महीने का लोग देखते हैं। क्लियर हो गया। आगे देखिए यहाँ पर क्या है, डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, यहाँ पर मैंने बताया था ना कि आप पैसा मांगने जाते हो और तुरंत आपको पैसा मिल जाए, वो होता है डिमांड डिपॉजिट। अब यहाँ पर देखो कहता है पहला है करंट डिपॉजिट, ठीक है, क्या है, करंट डिपॉजिट। कहता है डिपॉजिट इन द करंट अकाउंट और वर्किंग फंड्स ऑफ द बिजनेस और द एंटरप्राइज फ्लक्चुएट वाइडली एंड नॉट पेड एनी इंटरेस्ट। भाई साहब आप बिजनेस चला रहे हो, आप बताइए आपको दिन भर में कितने सारे ट्रांजेक्शन करने होंगे। हो सकता है आप दिन भर में 10 बार लड़के को भेज दो, भैया जाओ पैसे जमा करके आओ, कैश है वह जमा करके आओ, बार बार पैसे जमा करो, बार बार हो सकता है जरूरत पड़े निकाल भी ला रहे सप्लायर को पेमेंट करना, लाओ भैया पैसा लाओ, पैसा नहीं है। तो यहाँ पर अगर बार बार ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो तो यहाँ पर ब्याज नहीं मिलता, मैं पहले बता चुका हूँ, यहाँ पर ब्याज आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता। सेविंग डिपॉजिट में एफडी की तुलना में कम ब्याज मिलता है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास कुछ लिमिटेशंस होती हैं और ब्याज की रेट थोड़ी अच्छी रहती है। तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट्स आर इनकलकेट सेविंग्स हैबिट, ये लोगों में आदत डालने के लिए सेविंग अकाउंट खुलवाया जाता है कि भाई थोड़ा थोड़ा पैसा आप आकर के जमा करते रहो। घर में पैसा रखने से आपको क्या फायदा, आपने 1000 रुपये घर में रखा था, 10 साल रखा रहा, वो 1000 का 1000 ही रहेगा। बैंक में डाल दोगे कुछ पैसा उसमें बढ़ ही जाएगा, 100 200 300 400, ठीक। तो ये आदत डलवाने के लिए रहता है। और घर पर पैसा रखा तो खर्चा भी हो सकता है कि भाई निकाल लो भैया 500 उसमें से नोट दे दो किसी को। अब बैंक में पड़ा है तो ठीक है, बैंक में पड़ा आपका एटीएम भी नहीं है, यूपीआई भी नहीं, कुछ चलता ही नहीं है, सब बंद करा के रखा है कि आपको पैसा बचाना है। तो पैसा बचाना है तो जाओ भैया वहां पे लाइन लगोगे तो इसे छोड़ोगे, अरे ला यार तुम 500 रुपए दो कल मैं तुमको दे दूंगा, वो सारी चीज चलती है। तो एक सेविंग की हैबिट इससे क्या पड़ती है लोगों की, इसलिए सेविंग डिपॉजिट में पैसे लोग डालते भी हैं और बैंक इसको क्या करती है, इस चीज में इंकरेज करती है। एंड फैसिलिटेट रेगुलर ट्रांजेक्शन थ्रू बैंकिंग सिस्टम एंड भाई यहाँ पर इनको क्या करते हैं, यहाँ पर ट्रांजेक्शन भी आप कर सकते हैं इजिली, मतलब लिमिट होती है ना कि हफ्ते में इतने 4 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, इस तरीके से लिमिट तो बराबर बदलती रहती है, इसके ऊपर कोई फिक्स टर्म नहीं है कि भाई 4 ही कर सकते हो 5 ही कर सकते हैं, हर बैंक का अपना अलग रूल होता है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरेस्ट भी मिलता है। दीज फ्लक्चुएट अल्बाइट लेस, ठीक है, यहाँ पर फ्लक्चुएशन कम होता है, लेस वोलेटाइल होता है। अब देखिए टाइम डिपॉजिट की बारी आ गई। देखो यहाँ पर टाइम डिपॉजिट क्या बोलता है, आर फॉर इन्वेस्टिंग, बोलता है इन्वेस्टिंग सरप्लस फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म, यहाँ पर आप लंबे समय तक पैसा जमा करते हो, लंबे समय तक। वो क्या था, शॉर्ट पीरियड, शॉर्ट पीरियड छोटे टाइम पीरियड, छोटे पीरियड से उठा करके बहुत लंबे समय तक मतलब डिपॉजिट करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या रहती भाई, कंडीशन ये वो नहीं है कि आज गए तो आज निकाल रहे, कल गए तो कल निकाल रहे। हालांकि एक एक्सेप्शनल केस होता है जहां पर निकालने का अधिकार आपको, आपका पैसा है निकाल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं निकाल सकते। लेकिन भाई साहब आपने पीरियड दिया है ना वहां पर, आपने बोला कि साहब मैं 3 साल आप पैसा मेरा लगा के रखो कहीं पर, मैं 3 साल नहीं आऊंगा। अब 3 साल में आप मान करके चलो कि अगर 100 आदमी ने ऐसा किया हुआ है तो एक आधी 2 लोग पहुंचेंगे वहां पर, बाकी नहीं जाएंगे, तो बैंक तो फ्री है ना लगाने के लिए। तो ऐसे केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट अच्छा रहता है। क्लियर हो गया। अब देखो बोलता है टाइम डिपॉजिट है, बोलता है देखो डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स क्या है, कहता है मोड ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट पेरिडिकल होता है, क्यूमुलेटिव होता है। पेरिडिकल का मतलब होता है टाइम टाइम पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, लेकिन क्यूमुलेटिव का मतलब होता है जब मेच्योरिटी आ जाएगी ना 3 साल के बाद, 3 साल के बाद आपको प्रिंसिपल अमाउंट के साथ आपको पूरा ब्याज का पैसा दे दिया जाएगा, यानी प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट सारा पैसा आपको मिल जाएगा। लेकिन मान लो कि आपका अगर 3 महीने पे अगर ब्याज आपको इंटरेस्ट देती है बैंक, या 6 महीने पे देती है, या फिर अनुअली देती है, तो आपको अनुअली अगर ब्याज वो दे चुकी है तो आपको लास्ट में क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला प्रिंसिपल मिलेगा, साथ में जो 6 महीने साल भर का जो ब्याज भी हुआ होगा वही मिलेगा। क्लियर हो गई ये सारी चीजें, ओके। अगर समझ में आ रहा अच्छे से तो फ्रेंड्स एक लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे बोलता है मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलता है लमसम और इंस्टॉलमेंट। क्या भैया यहाँ पर इकट्ठे पैसा जमा करना है, अगर मुझे एफडी करानी तो क्या मैं इकट्ठा पैसा जमा कर दूं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं जरूरी है। आपके पास अगर नहीं है पैसा इकट्ठा कोई बात नहीं, आप थोड़ा थोड़ा करके जमा कर दो, थोड़ा थोड़ा करके आप 10-10 हजार जमा कर दो, 5-5 हजार जमा कर दो, 1000-1000 जमा कर दो, आप जमा करो, ठीक है, इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। आगे बोलता है मोड ऑफ रिटर्न ऑफ द प्रिंसिपल, कहता है मेच्योरिटी पर हो सकता है, इंस्टॉलमेंट में भी कर सकता है।
3 साल का पीरियड है, 3 साल, मैं 3 साल लिखा हूं, ऐसा नहीं हर जगह 3 ही साल होगा, अलग अलग हो सकता है, ठीक है। आप मैच्योरिटी पर भी हो सकता है, इंस्टॉलमेंट भी हो सकता है, आपको जैसे नीड है। आप सोचते हो मेरे को भैया इकट्ठा पैसा मत देना, मेरा खर्चा हो जाएगा, एक काम करो मेरे को 10-10 हजार महीने देते रहो, मैं बूढ़ा इंसान, मैं कहाँ जाने वाला हूँ, मैं तो घर पर बैठ करके खाता ही रहता हूँ। तो मुझे 10-10 हजार चाहिए तो बैंक क्या करेगी, 10-10 हजार मुझे देती रहेगी। मुझे इकट्ठा चाहिए तो मुझे इकट्ठा दे देगी। जैसा आप चाहो वैसा बैंक आपके साथ करने वाली है। आगे देखो, बोलता है टाइम डिपॉजिट आर द सेवरल टाइप्स आर इंडिकेटेड बिलो। अब देखो यहाँ पर कुछ तुम्हारे जो टाइम डिपॉजिट्स हैं वो बताए गए हैं। पहला एफडी, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट में पेरिडिकल इंटरेस्ट पेमेंट होता है, 3 महीने पे, आपका छमाही 6 मंथ पे, पर एनम के हिसाब से आपका पेमेंट होता रहता है। और यहाँ पर टाइम पीरियड अगेन फिक्स रहता है। शॉर्ट टर्म डिपॉजिट जो 1 साल से कम के होते हैं, ये शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स कहलाते हैं। आगे बोलता है री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम, जैसे मैंने बताया था ना कि पहले गए और वहां पे 3 महीने का ब्याज इंटरेस्ट लिया नहीं मैंने, मैंने ऐसा प्लान लिया हुआ है कि जहां पर री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम है, मेरा जो इंटरेस्ट आएगा उसको, जो प्रिंसिपल होगा ना, प्रिंसिपल में जोड़ करके वापस उसको वो डिपॉजिट में काउंट हो जाता है और उसके ऊपर वापस इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है और मैच्योरिटी में पूरा पैसा मेरे को मिलेगा, मैं ब्याज लेता नहीं बीच में, ठीक है। ये होता है री इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट स्कीम। आगे होता है रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, ठीक है, पीरियडिकल डिपॉजिट में यहाँ पर कोई आदमी, जैसे मान लो किसी की सैलरी है, वो कहता है साहब मेरे पास में 10,000 रुपये पर मंथ का आता है और मैं डिपॉजिट करना चाहता हूँ, लेकिन मैं भाई करूंगा, लेकिन हर महीने में 2-2 हजार रुपये डालता जाऊंगा, 2-2 हजार रुपये डालता जाऊंगा, ठीक है। तो ये रेकरिंग डिपॉजिट हर महीने आप डालते रहो पैसा। अब देखो बोलता है फ्लेक्सी रेकरिंग डिपॉजिट, ये भी देखिए क्या है। यहाँ पर मान लो किसी की कभी कभार इनकम किसी की फिक्स ही नहीं होती, कभी कमाए बैठे 1 लाख, कभी 10 रुपए नहीं कमा पा रहे हैं। ऐसे केस में क्या होता है, कहता है भैया मेरे पास में एक्सपेक्टेशन मत रखो कि मैं हर बार तुम्हें पूरी की पूरी इंस्टॉलमेंट, यानी अगर 10,000 फिक्स है तो 10,000 लेके आऊंगा, मेरे पास ऐसा कोई चांस नहीं है इनकम आने का, मेरे पास कभी कभार ज्यादा आ जाता है, कभी कभार कम आता है। बैंक कहती परेशान मत हो, बराबर नहीं आता ना आपके पास, मत बराबर लेके आओ। आपके पास 10,000 आ रहा है, 10,000 डाल दो। आपके पास 15,000 आ रहा है, 15,000 डाल दो। ज्यादा आपके पास कमाई हो रही तो ज्यादा डाल देना, नहीं आ रही तो मत डालना, ठीक। अगर ऐसी सुविधा कोई देती है तो वो आता है फ्लेक्सी रिकरिंग डिपॉजिट। क्लियर हो गया। चलिए अगले पॉइंट पर हम लोग आते हैं। ये वाला पॉइंट देखिए, हाइब्रिड डिपॉजिट क्या होता है, जिसे फ्लेक्सी डिपॉजिट भी बोलते हैं। हाइब्रिड डिपॉजिट बोलता है दिस द कॉम्बिनेशन ऑफ द डिमांड एंड फिक्स डिपॉजिट इंट्रोड्यूसिंग द गिविंग फ्लेक्सिबिलिटी टू कस्टमर। देखिए भैया एक ऐसा हाइब्रिड तैयार कर दिया गजब का, जहां पर इन्होंने कहा आप एफडी का भी मजा ले सकते हो और एक डिमांड डिपॉजिट का भी मजा ले सकते हो। कहने का मतलब क्या है, कहता है कि आपको एफडी वाला इंटरेस्ट भी मिल जाएगा, इसके साथ साथ अगर एफडी, मतलब कि भाई एक लिमिट सेट कर दिया, जैसे मैं आपको बोलूं कि यहां पर वो बोलते हैं कि भाई 25,000 रुपए, 25,000, 25,000, 25,000 की उन्होंने लिमिट सेट कर दी, ठीक है। बैंक वालों ने बोला कि अगर आपने 25,000 से ज्यादा पैसा जमा किया तो वो एफडी में चला जाएगा, 25,000 तक आपका किस में रहेगा, वो आपका सेविंग डिपॉजिट रहेगा, यानी 25,000 तक आपका जो पैसा रहेगा वो सेविंग डिपॉजिट के तौर पे रहेगा और बाकी पोर्शन कहाँ चला जाएगा, ऊपर का जो लिमिट रहेगा वो एफडी में चला जाएगा। अब मान लिया आपके 25,000 पड़े हुए थे, आपने जाकर के वहां पर 1 लाख डिपॉजिट कर दी, 1 लाख डिपॉजिट कर दिए, तो यहाँ पर 25,000 तो आपके सेविंग बैंक अकाउंट की स्लिप मतलब था ही था, यहाँ पर जो 75,000 रुपए होंगे ऑटोमेटिकली आपके एफडी में काउंट हो जाएंगे, ठीक है। ऐसी इसी तरीके से जब आप पैसा निकालते हैं ना, तो यहाँ पर तुम्हारा एफडी बिगड़ता नहीं है, इस केस में एफडी बिगड़ेगा ना, आपका एफडी मेंटेन रहता है। वहां पर आपका जो ब्याज रहता है, अगर आपका ब्याज तभी कम होगा जब आपकी लिमिट से, यानी 25,000 से आप कम चले जाएंगे। 25,000 का मतलब एक हमने आइडियली अमाउंट बताया हुआ है, ये लिमिट ऊपर नीचे हो सकती है, ठीक है। तो जितना सेविंग डिपॉजिट के लिए लिमिट फिक्स कर रखी है, अगर इससे ऊपर जाएगा तो एफडी का इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाता है, उससे कम रहेगा तो आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलता रहेगा, यानी आपको इंटरेस्ट रेट थोड़ा सा कम होके मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर स्वीप इन और स्वीप आउट की फैसिलिटी है, जो हम लोग आगे चैप्टर में डिस्कशन करने वाले हैं इसका, यहाँ पर हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। देखो ये सारी चीजें क्लियर हो गई। हाइब्रिड डिपॉजिट क्या होता है, अब आइए देखिए, बोलते हैं डिपॉजिट प्रोडक्ट्स फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियन। नॉन रेजिडेंट इंडियन कौन होता है, क्या हमारे देश का वो नागरिक है, हो सकता है,
हमारे देश का नागरिक हो सकता है, नॉन रेजिडेंट भी हो सकता है। कैसे? मान लो यहाँ पर उसकी सिटीजनशिप यहाँ है, लेकिन रहता वो कहाँ है? फॉरेन कंट्री में कमा रहा है वहां पे जाके, ठीक है, फॉरेन कंट्री में कमा रहा है, तो उसकी जो रेजिडेंशियल स्टेटस होती है वो एनआरआई की होती है, लेकिन उसकी जो सिटीजनशिप है कहाँ की? इंडिया की है। ऐसा हो सकता है। अब देखो बोलता है बैंक ऑल्सो ऑफर्स स्पेशल डिपॉजिट अकाउंट्स स्कीम्स फॉर नॉन रेजिडेंट इंडियंस। देखिए इसीलिए लिखा ना नॉन रेजिडेंट इंडियंस, पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यहाँ जन्म हुआ, कमा रहे हैं दूसरे देश में, बहुत अच्छा कर रहे हो भैया, कमाते रहो, वहां से पैसा इंडिया भेजते रहो, जिससे अपने देश की इकोनॉमी मजबूत होगी। आगे बोलता है एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो हमारे यहाँ के सिटीजन हैं, विदेश मतलब समुद्र पार करके गए ना, 7 समुद्र पार कमाने गया बेटा तो वाला, ठीक है, तो वो वाला सीन है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब मैंने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जोड़ा हुआ, अच्छा है, आप बताइएगा अच्छा लगा कि नहीं लगा, अगर अच्छा लगा तो बताइएगा। मैकमिलन बुक है ये, वहां से आपका कंटेंट पूरा वहां मिल जाएगा, और दिक्कत होती तो बताइएगा। पीडीएफ अवेलेबल है आपके टेलीग्राम चैनल पे जाकर के, वहां पर आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपलोडेड है वहां पे, ठीक है। अगर मान लो तुरंत का तुरंत नहीं मिलता, थोड़ा वेट कर लीजिएगा, हमारी टीम थोड़ा उसको अपलोड करने में थोड़ा टाइम लेती है, तो अगर फिर भी प्रॉब्लम आती है व्हाट्सएप सपोर्ट अवेलेबल है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। ओके, देखिए क्या होता है एनआरओ अकाउंट, क्या होता है, बोलता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ये क्या होता है? कहता है कि दिस अकाउंट इज यूज्ड टू मैनेज द मनी यू अर्न इनसाइड इंडिया व्हाइल लिविंग अब्रॉड। आप यूएसए में रह रहे हो, पैसा इंडिया में आ रहा है, और आप क्या कर सकते हो, उस पैसे को मैनेज कर सकते हो। कैसे मैनेज करना है? आप क्या करो, एनआरओ अकाउंट खुलवा लो बैंक के पास, और आप पैसा उसमें रख सकते हो। तो यहाँ पर क्या बोलता है, द मनी केप्ट इन इंडियन रुपीज, यहाँ पर पैसा इंडियन रुपीज में आपका जमा रहेगा। इमेजिन यू मूव टू कनाडा, ये एग्जांपल है, ध्यान से देखिए, बट यू ओन अपार्टमेंट इन दिल्ली, दिल्ली में आपका घर बना हुआ है, वहां पे अपार्टमेंट है, कहता है दैट यू रेंट, उसको किराए पे उठा दिया, बोलता है द मंथली रेंट मनी यू गेट इन इंडिया गोज इनटू दिस एनआरओ। ठीक, तो यहाँ पर उस अकाउंट में अपन अपना पैसा डाल करके रख सकते हो, और वो पैसा आपका सुरक्षित रहेगा, इंटरेस्ट भी मिलता रहेगा, ठीक है। तो ये अकाउंट क्या कहलाता है? एनआरओ। इसे फुल फॉर्म क्या है? नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ठीक, फिर से एक बार समझाया, अगर नहीं है सुनिए फिर से एक बार। अगर आप विदेश में पैसा कमा रहे हैं, और आपका कोई फ्लैट वगैरह या कोई ऐसा सोर्स है जो इंडिया में जिससे इनकम आ रही है, और इंडिया में ही आप पैसा रखना चाहते हैं, तो इंडिया में पैसा रखने के लिए आप खुलवा सकते हैं नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट, वहां पैसा आप इंडियन रुपीज में जमा कर दिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगला पॉइंट तुम्हारा आता है नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट। देखिए क्या है ये, कहता है दिस अकाउंट इज यूज्ड टू सेंड योर फॉरेन सेविंग्स बैक टू इंडिया। अब आप फॉरेन करेंसी में कमा रहे हो, और आप चाहते हो कि मेरी सेविंग्स इंडिया में पहुंच जाएं, तो आप क्या कर सकते हो, इस अकाउंट के थ्रू, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट के थ्रू आप इंडिया पैसे भेज सकते हो। अब यहाँ पर देखो करेंसी क्या बोलता है, यू डिपॉजिट फॉरेन करेंसी, जैसे लाइक यूएस डॉलर हो गया, यूरोज हो गया, बट बैंक ऑटोमेटिकली इसको कन्वर्ट कर देता है एंड होल्ड इंडियन रुपीज, इसको इंडियन रुपी में कन्वर्ट करके वो सेव करता है, पैसे को सेफ रख लेता है, जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको पैसे रुपीज में मिल जाएंगे। क्लियर हो गया? एनआरई अकाउंट क्या, फिर से एक बार देखिए, फॉरेन सेविंग बैंक, फॉरेन सेविंग्स के लिए, जो तुम इंडिया पैसे भेजते हो, विदेश से पैसा भेजते हो इंडिया को, विदेश में कमा करके पैसा इंडिया भेज रहे हो, यूएस डॉलर हो, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो, सिंगापुर का डॉलर हो, यूए तो जो उसका क्या नाम है दिरहम हो दुबई का, या फिर आपका क्या नाम है यूके का पाउंड हो, कुछ भी हो, एनी करेंसी आप कहीं से भी भेजो कमा करके, आप एक सिर्फ अकाउंट खुलवा लो, इंडिया में आपको पैसे भेजने हैं, रुपये में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगे, उसका नाम है एनआरई अकाउंट। याद रहेगा? चलिए एग्जाम्पल भी है इसी के ऊपर, देखो, यू वर्क इन दुबई एंड वेंट टू सेव सम योर मंथली सैलरी इन एन इंडियन बैंक अकाउंट, यू सेंड यूए दिरहम टू योर एनआरई अकाउंट एंड इट इज सेफली केप्ट इन देयर। पता रुपीज में यहाँ पर सेव हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर एक लास्ट अकाउंट जो आपका बचता है, बोलता है फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। ये कौन सा है? देखो बोलता है द फिक्स डिपॉजिट अकाउंट वेयर यू कैन सेव योर मनी इन फॉरेन करेंसीज टू अवॉइड फॉरेन एक्सचेंज। थोड़ा इसको समझ लीजिएगा, फॉरेन एक्सचेंज रिस्क क्या होता है। देखिए अगर मान लेते हैं आज की जो डेट है, ध्यान से सुनिएगा, मैं समझाने जा रहा हूं आपको, फॉरेन
करेंसी एक्सचेंज रेशियो, ये क्या होता है? मान लेते हैं आपके पास में अभी आज की डेट में $100 पड़ा हुआ है। कितना डॉलर पड़ा हुआ? $100 पड़ा हुआ। ये $100 आज की, वैसे मैं एक बार बता दूं, डॉलर कभी सस्ता होता नहीं। वैसे पैसे 2 पैसे 10 पैसे 20 पैसे कभी सस्ता होता है, कभी सस्ता नहीं होता, हमेशा इसका प्राइस बढ़ता ही रहता है। यानी डॉलर क्या रहता है? हमेशा प्रीमियम पे रहता है, और रुपये क्या रहता है? वो डेप्रिशिएट होता रहता है, यानी डिस्काउंट पे रहता है। ये बड़े दुख की बात है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं इसमें। तो मान लेते हैं डॉलर आपका क्या है, यहाँ पर $100 है। आज की डेट में मान लेता हूं ये आपका जो डेट है वो 1/4/2026 है। ये आपकी डेट है, मान लेता हूं, सपोज दैट। और इस डेट को $1 है वो मान लेते हैं कि 95 रुपीज का है। $1 कितने का है? 95 रुपीज का है। अब ये मानते हैं कि अगर यही डॉलर आज अगर आप इंडिया लेकर के आओ तो आपको कितने यहाँ पर पैसे, अगर पैसे लेना चाहो तो ये आपको बैंक कितने पैसे देगा? 100 इंटू 95, 100 इंटू 95 तो कितने देगा? 9,500। अब मान लेते हैं कि डॉलर डेप्रिशिएट हो जाए, यानी डॉलर कम का रह जाए। अब 1 साल हो जाए, यानी अगले साल 1/4/2027 को मान लेते हैं यही डॉलर, जो $1 है वो डॉलर रह जाता है। $1 इक्वल टू 85 का रह जाता है। सुनिए का मैं क्या कर रहा हूँ, 85 का रह गया 1 साल के बाद। ऐसा होगा नहीं, रेयरी केस है जो होगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा? 100 इंटू, अभी पैसे आपको कितने मिलेंगे 1 साल बाद? 85, कितना? 8500। नुकसान भाई साहब देख लीजिए आप कितना हो गया, 1,000 रुपए का नुकसान आपका हो गया। अब सोचिए अगर $100 है तो 1,000 का नुकसान है, हजारों डॉलर होंगे, कितने का नुकसान हो जाएगा? ठीक है, बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये जो फॉरेन करेंसी एक्सचेंज रिस्क होता है ना, ये एक्सचेंज रिस्क से बचा जा सकता है किस अकाउंट को खुलवा के, इसके बारे में बताया गया, ध्यान से देखिएगा। यह है FCNRB अकाउंट, जिसे बोलते हैं फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। याद रहेगा? ओके, देखिए यहां पर बोलता है, कहता है, क्या कहता है? द मनी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू रुपीज, इट इज केप्ट इन द फॉरेन करेंसी लाइक $, GBP, यूरो वगैरह। जो भी फॉरेन करेंसी है उसको रुपये में कन्वर्ट नहीं करते, उसको उसी करेंसी में ही पड़ा रहने देते हैं और उसी करेंसी में सेव रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर फॉरेन करेंसी जो होती है ना, वो बढ़े घटे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आगे देखो क्या बोलता है, एग्जाम्पल, यू लिव इन $, ठीक है, यू लिव इन US एंड ये यहाँ पर बोलते हैं $10 10,000 है, दैट यू डोंट वांट टू कन्वर्ट इनटू रुपीज बिकॉज यू आर वरीड अबाउट रुपी माइट ड्रॉप। तुमको लगता है कि भाई रुपी जो है वो उसका प्राइस गिर जाएगा, मतलब रुपी सस्ता हो जाएगा। यू ओपन एंड FCR अकाउंट, बोलता है, एंड योर मनी इज एग्जैक्टली $10,000 while you earning interest in the $। कहता है इंटरेस्ट भी कमाओगे भैया। अगर मान लो आपने अकाउंट खुलवा लिया, $10,000 वहां पे डाल दिए, ठीक है, 10,000, तो इसके ऊपर जो इंटरेस्ट भी तो ऐड होगा, और साथ में आप फॉरेन एक्सचेंज रिस्क से भी बच जाओगे। क्लियर हो गया दोस्तों? कैसा लगा फ्रेंड्स आज का वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो आप इसको जरूर से लाइक करिएगा, शेयर भी करिएगा। और अगर आपको सारे वीडियोज आपको चाहिए होंगे ना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे वीडियोज मिलने वाले हैं। यहाँ नहीं मिलेंगे तो मैं अभी के लिए अपने ओशन बैंकिंग एकेडमी चैनल पर सारे वीडियो डालने वाला हूँ, डाल भी रहा हूँ। सारे वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं। आराम से पढ़िए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, एंजॉय करिए और पेपर दीजिए, पास करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।